चलो बोर्ड पे देखो बच्चा, अब मेरी कोशिश है कि मैं बोर्ड पे ही देखूं। भाई मैंने लास्ट टाइम आई थिंक बोर्ड पे देखा है, मुझे ऐसा लगता नहीं, पता नहीं, देखा है मुझे लगता है। हाँ हम देखा, अरे जो अभी तुमने डाला ही नहीं वो वीडियो सब, कहाँ देख लिया तूने? अच्छा तुमने ऐसे 9th में ठीक था मतलब। चलो छोड़ो ना, चैप्टर नंबर याद दिलाओ बस, चैप्टर 2 इन एनसीईआरटी ना। चलो तो बच्चा लोग मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पे क्या होता है, ये सब फ्रॉड होता है ना। हाँ केमिस्ट्री बोलना ही नहीं था, साइंस मैं ज्यादा जब सोच लेता हूँ ऐसे ही होता है। चलो तो मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। और ये चैप्टर किस में आता है? केमिस्ट्री में ये चैप्टर आता है। हम लोगों ने एसिड कवर कर लिया था, एसिड की थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हमें बात करनी है किसकी? बेस क्या है एंड उसकी प्रॉपर्टीज भी आज हम कवर कर लेंगे। तो चलिए बच्चा यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, तो बात कर रहे हैं कि बेसिस या बेस क्या है। तो देखो कुछ बातें आई थिंक बेसिस के बारे में बताऊं अगर आपको, तो बेसिस जर्नली हैव अ बिटर टेस्ट। एसिड के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, जो स्वाद में क्या होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। बट वहीं अगर हम बेस की बात करें तो बेस आर बेटा दो सब्सटेंस विच आर सोर नहीं बिटर इन टेस्ट, दैट इज बिटर का मतलब होता है कड़वा, बिटर का मतलब होता है कड़वा। जैसे करेला, जैसे कि नीम, ये सब स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं। एलोवेरा खाया किसी ने? एलोवेरा है ना, खाया है तो एलोवेरा है ना। सुरेश कहता है हाँ, तो सुरेश तुमने अगर एलोवेरा खाया तो बेटा आप उसका टेस्ट जानते होंगे। कैसा टेस्ट होता है? बिटर, दैट इज कड़वा। क्यों होता है? वो होता है उसके अंदर मौजूद एक बेसिक सब्सटेंस की वजह से। तो इन शॉर्ट हम सिंपल बोल के आगे लिख लेंगे कि बेस वो सब्सटेंस है बेटा जो स्वाद में कैसे होते हैं मोहित? खट्टे होते हैं, बिटर होते हैं। अगर हम बेसिस की बात करें लिटमस पे कि लिटमस पे कैसे बिहेव करता है, तो हम जानते हैं कि लिटमस दो तरह के होते थे, ब्लू और रेड। और थोड़ा सा अगर एसिड का याद दिलाऊं तो हमने एसिड का इफेक्ट पढ़ा था लिटमस पे, क्या कि वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, मगर जो बेसिस होते हैं बेटा वो रेड लिटमस को क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? ब्लू बना देते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लू। ठीक है, वहां क्या होता है? रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज होता है। बात करें बेस आर केमिकली अपोजिट ऑफ एसिड, ऑब्वियस सी बात है। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो बेस हैं दे आर केमिकली अपोजिट ऑफ एसिड। वो एसिड के क्या है? केमिकली अपोजिट होते हैं। अच्छा यहाँ एक वर्ड है एल्कलाइन, यहाँ एक वर्ड है एल्कलाइन। एल्कलाइन आर नथिंग, दे आर बेस, बट दोज बेस विच आर डिसॉल्वेबल इन वाटर, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्वेबल है बेटा उन्हें कहते हैं क्या? बेस। और रीजन भी है, देखो उसको अलग से नाम देने का। एक्चुअल में जो एसिड है ना, मोस्टली या कहूं कि अधिकतर जो एसिड है ना वो सबके सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं। और वाटर में सॉल्युबल क्या बनाते हैं वो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड इज H+ बनाते हैं। बट इंपॉर्टेंट फिलहाल यहां पर यह है कि एसिड मोस्टली वाटर में डिसॉल्व होते हैं अधिकतर, बट बहुत कम ऐसे बेस होते हैं बेटा जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और तरह के इनऑर्गेनिक और तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाएंगे, बट वाटर में डिसॉल्व होने वाले बेस की संख्या सच में कम होती है। बहुत लिमिटेड ही ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। और भाइयों को बहुत इज्जत से नाम दिया गया है क्या? एल्कलाइल। तो एल्कलाइल अगर बोलूंगा तो सिलेबस में बेस की ही बात हो रही है बेटा, बट वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल है, वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल। ठीक है, चल अब एग्जांपल ऑफ एल्कलाइल, क्योंकि अब से आता है आपके चैप्टर में जो बेस के नाम पे एक्चुअल में एल्कलाइल ही पढ़ा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ उन्हीं बेस की बात हो रही है जो वाटर सॉल्युबल है। ऐसे बेस की बात यहाँ हो ही नहीं रही जो वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है बेटा? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आई थिंक आपको समझाया था पीछे, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के कार्बोनेट, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट आमतौर पे नेचर में बेसिक होते हैं। मैंने आपको आई थिंक बताया था। यहां देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअल में एक मेटल सोडियम का हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगेन एक मेटल पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इज मेटल, उसका हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, दीज आर एल्कलाइल, बोले तो दोज बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो आई थिंक इतना बेस समझ आया होगा क्या होता है, ठीक है। स्वाद में खट्टा, लिटमस पे ब्लू से रेड, नहीं एसिड होते हैं, रेड टू ब्लू, ठीक है। चल अब टॉपिक आया, देखो चूंकि ये टॉपिक पहले आ गया, एसिड में टॉपिक थोड़ा बाद में आया था, बट ऑब्वियस ज्यादा बुक इस तरह चलती है भाई, तूने अभी लास्ट कुछ पढ़ा कि जब तू एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहा था तो तूने देखा कि मोस्टली या अधिकतर एसिड सबके सब केमिकली एक जैसा बिहेव करते हैं। और फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि सब एसिड में ऐसा क्या कॉमन है कि वो सब ऐसा कर पा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड, याद है किसी को क्या था? वी हैव स्टडीड व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट और आयनाइज into the hydrogen ion that is H plus ion, that is H plus ion, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी प्रकार से देखो बेस की प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले ही वो एक बात डिस्कस कर दे रहा है, क्योंकि अब तो आइडिया आ गया होगा सारे के सारे बेस भी क्या करने वाले हैं, एक जैसा ही बिहेव करेंगे। तो उसने पहले ही वो टॉपिक यहाँ कवर कर दिया कि सभी बेसिस में क्या कॉमन है। तो सभी बेसिस में, और तुम जानते हो बेसिस आपके सिलेबस में सिर्फ एल्कलाइल की बात हो रही है, ठीक है। सभी बेसिस में ये कॉमन है बेटा, जब भी किसी बेस को वाटर में डाला जाता है तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन दैट इज OH माइनस बनाता है। क्या बनाता है? OH माइनस। कि उसका स्ट्रक्चर जो है, एटम जो उसका कंपाउंड है, उसमें वो टूटता है और टूट के क्या बनाएगा, ये श्योर है इट विल फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड आयन दैट इज OH माइनस। और एसिड में क्या कॉमन था? वो जब वाटर में डिसॉल्व होता था तो वो हाइड्रोजन आयन दैट इज H प्लस बनाता था, और वो H प्लस बनाता था, इस वजह से ही वो एसिडिक बिहेवियर शो करता था। एंड सेम यहां भी जाएगा, सेम यहां भी जाएगा कि व्हाट डू ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो जवाब है अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन दैट इज OH माइनस। माइनस है, ठीक है। ये माइनस में लगता है यहां थोड़ा गलत लग गया, इसको आप चेंज कीजिए। आप भी जानते हैं माइनस ऊपर लगेगा, ठीक है। तो क्या बनाता है? OH माइनस आयन बनाते हैं बेस, ठीक है। तो बेस का एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसोसिएट या आयनाइज होते हैं टू फॉर्म OH माइनस आयन, ठीक है। एग्जांपल क्या देखो बेटा, जैसे यहां देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां लिखा नहीं बट मेंशन कर देता हूं कि यहां पर क्या किया जा रहा है, इसको वाटर में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना। बच्चा बोलेगा भैया कैसे टूट गया? वो ऐसे टूट गया बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसको वाटर में डाला गया तो क्या हो गया, तो इसने बनाया एक सोडियम आयन दैट इज Na+, और एक बनाया है हाइड्रो ऑक्साइड आयन दैट इज OH माइनस। अब देखो यहां पर दूसरा बेस लिया क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जब वाटर में जाएगा, अब यहां प्लस H2 लिख देना, नहीं तो इसको ब्रैकेट करके, नहीं तो ऐसे लिख सकते ना KOH, और अगर आपको वाटर नहीं लिखना है तो आप लिखिए KOH ब्रैकेट में AQ दैट इज एक्वा। एक्वा का मतलब ही क्या होता है कि दैट इज डिसॉल्व इन वाटर, है कि नहीं। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो वाटर में डाला तो क्या बनाएगा, एक पोटेशियम आयन बनाएगा, और अगेन ये भी एक बेस है तो क्या बनाएगा, ये डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है या आयनाइज हो रहा है किसमें, इनटू दी OH माइनस आयन। एंड सेम गोज विद अनदर बेस जो यहां हमने लिया है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब इसका भी आप एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा तो इट विल डिसोसिएट इनटू OH माइनस आयन। तो समझ आया कि नहीं आया कि बेस क्या है? बोलो निकित, नैतिक, ठीक है। तो कंक्लूजन ये हुआ बेटा, बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। एक सॉल्यूशन का अगर नेचर बेसिक है तो उसका नेचर बेसिक होने के कारण है उस सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक सॉल्यूशन एसिडिक किसकी वजह से है, अगर उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन है तो वो उसको लीड करते हैं किस नेचर के लिए, एसिडिक नेचर। सिमिलरली अगर एक सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन है बेटा तो वो उसके वजह से क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। शार्प। आगे चलेंगे बेटा। अब जिस तरह से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या बोलेंगे वीक एसिड पढ़ा था, तो वही आधार है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। सोच सकते हो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन थे, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन थे, नहीं पीएच का नाम मत लो क्योंकि पीएच भी पढ़ा है,
अभी तक जो पढ़ा है उस आधार पर। वो तो पीएच भी तो इस पे काम करता है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन पे। अभी फिलहाल पीएच का जिक्र नहीं करूंगा, पढ़ाया नहीं है ना, वो तो पीएच देख के आप बात करें ना। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि वो तो हमने एक तरीका बनाया कि हम उससे बता रहे हैं एसिड स्ट्रॉन्ग कौन है बेस का, बट प्रैक्टिकली नेचुरली क्या आधार था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों था कोई, क्योंकि वो एसिड जो वाटर में जाने पे पूरी तरह से H प्लस आयन में टूटते थे और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज H प्लस आयन बनाते थे, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो एसिड जो वाटर पे जाने के बाद लेस पूरी तरह से दैट इज पार्शियली डिसोसिएट होते थे H प्लस आयन में, हैंस फॉर्म लेस हाइड्रोजन आयन, वो क्या होते थे, वीक एसिड होते। तो सेम बेटा एक बेस क्यों है, क्योंकि वो वाटर में जाने पे OH माइनस आयन बनाता है, और वो बेस जो वाटर में जाने पे पूरी तरह से OH माइनस आयन में टूटेगा, thus it form large number of हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज OH माइनस आयन, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा नेचर में। जितना ज्यादा OH माइनस बनाएगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर दिखाएगा, मींस इट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। और वो बेस बेटा जो पानी में जाने पे पूरी तरह से OH माइनस आयन पे टूटते नहीं, बोले तो कम संख्या में OH माइनस आयन बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उनका सॉल्यूशन लेस बेसिक इन नेचर होगा एंड इट विल कॉल्ड वीक बेस। तो ये पीएच तो हमने वो तो एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है ना, पीएच तो मतलब एक पैमाना है चीजों को देखने का, है कि नहीं, बोलो हाँ यार कुछ गड़बड़ हो गया तो वो हटा दूंगा, वो तो मैं हटा दूंगा, वो एसिड लिखा तो वो कोई बड़ी चिंता नहीं मेरे दोस्त। रेवा तुम इससे घबराओ नहीं, और इतना मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया तुमको, अगर मैं पीपीटी के भरोसे हूँ, बट ठीक है वो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, बट फिलहाल मेरा इंटरेस्ट है कि मैंने जो बोला वो समझ आया कि नहीं है, मैं तो उसको देख के बोलूंगा भी नहीं ना भाई, है ना, मैं मेरे लिए थोड़ी ना मैंने लिखा, ये तो तुम्हारे लिए लिखा कि तुम इधर उधर ना घूमे, मेरे को जो समझाना था तो मैंने तो इसके बिना भी समझा दिया वो दोस्त। हाँ वो आपका करेक्शन सही है कि बच्चे लोग हो सकते हैं कि पता लगा उसको एसिड ही मान ले, अंडरस्टूड है कि टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो खनक में समझा पाया कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस आर दो सब्सटेंस which completely dissociate into OH minus ion and hence form large number of OH minus ion. They are strong base. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में जाते हैं तो पूरी तरह से OH माइनस आयन में टूटते हैं और ज्यादा संख्या में OH माइनस आयन बनाते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है। बट वीक बेस कौन है, वो बेस जो वाटर पे जाने पे पूरी तरह से OH माइनस आयन में नहीं टूटते हैं, बोले तो कम संख्या में OH माइनस आयन बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया नहीं आया बोलो। चलो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे, अब आ जाते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज पे। किस पे आ जाते हैं भाई, बोलो बालक, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बट इतना समझ आया नहीं आया कि बेस क्या है इन जनरल, सभी बेस में क्या कॉमन है समझ आ रहा है, और क्या है आधार, स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखना बेटा ये पीएच वाला कहानी का मत लिखना, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस की बात कर रहा है तो ये पीएच मत बोल देना कि जिसका पीएच ज्यादा, पीएच के आधार पे पूछेगा तब, वो कोई डेफिनेशन नहीं है स्ट्रॉन्ग और वीक को कैटेगराइज करने की, ठीक है, और वो पैमाना भी नहीं है। चलिए बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो पहला प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता दिया कि बेस की पहली प्रॉपर्टी क्या बेटा, बेस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा सोपी और स्लिपरी टू टच, जो बेस होते हैं बेटा उनको अगर आप टच करेंगे छुएंगे तो जैसे साबुन नहीं होता है, सोपी इफेक्ट आता है, हाथ में फिसलता है ना, तो वैसा इफेक्ट देता है। तो इसलिए लिखा गया कि बेस क्या है, सोपी और स्लिपरी टू टच होते हैं। लिटमस पे हमें उसका इफेक्ट पता है कि बेस रेड लिटमस को क्या करते हैं बेटा, ब्लू करते हैं। बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। वो आपको समझ में आया क्यों, कि जो बेसिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन होते हैं वो एसिड सॉल्यूशन की ही तरह, क्योंकि ऑलरेडी एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, जिक्र होगा, एसिड के सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। क्यों, क्योंकि जब एसिड को वाटर में डाला जाता था H प्लस आयन बनाता था, वो H प्लस आयन वाटर के साथ मिलके
H3O+ दैट इज हाइड्रोनियम आयन बनाता था, और इस वजह से वाटर में चार्ज पार्टिकल आते थे और वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था इन केस ऑफ एसिड। इसे रिवीजन है, ठीक है। एसिड पढ़ा तो मुझे लगता है पुरानी बातें होनी चाहिए, इसे रिवीजन होती है, आप इसको उससे अलग करके नहीं पढ़ सकते कि अपने दिमाग में उसको बिल्कुल अलग, इसको कुछ तो समानताएं हैं याद करने के लिए, कि नहीं। बट वहीं अगर हम बात बेस की करें तो आज हम ये भी कह रहे हैं बेस के बारे में कि बेस के जो सॉल्यूशन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। भाई कैसे कंडक्ट करते हैं आपको समझ आ रहा होगा कि जब एक बेसिक सब्सटेंस को वाटर में डाल रहे हैं तो इट डिसोसिएट इनटू OH माइनस आयन, वो OH माइनस आयन जाएगा और इससे वाटर में क्या होगा, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब वहां चार्ज पार्टिकल जाएगा OH माइनस आयन के रूप में तो क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। चलिए पांचवी प्रॉपर्टी दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद है आपको मेटल के केस में कि एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन हुआ था, याद है किसी को क्या हुआ था, तो बनता था क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनता था, हाइड्रोजन गैस। ये याद होना चाहिए आपको, इससे मदद मिलेगी ना कि भाई क्या प्रॉपर्टी बदली और क्या प्रॉपर्टी नहीं बदली। मैं हर चीज को अलग से क्यों याद रख रहा हूं, तो मैंने एसिड पहले पढ़ा तो मैं तो बात करूंगा कि भाई मैं एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ के आया हूं मेटल के साथ, और मैंने पढ़ा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर सॉल्ट और एक गैस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वो कैसे बनता है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था। अब यहां क्या हो गया, आज चेंज हो गया, आज बात हो रही है बेस की प्रॉपर्टी की। तो हम बात कर रहे हैं क्या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, ठीक है। और देखो प्रॉपर्टी वही है आज भी थ्योरेटिकली, बट यहाँ सॉल्ट इतना सीधा नहीं बनता जितना सीधा सॉल्ट वहां बन जा रहा था। तो यहाँ मैं कहूंगा आपको याद करना पड़ेगा, वहां तो फिर भी मैंने आपको समझाया था कि कैसे हो रहा था, यहाँ थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां मैं ये कह सकता था कि एग्जाम्पल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मेटल लीजिए, कोई भी एसिड लीजिए, आपको पता है सॉल्ट बनेगा और वाटर हाइड्रोजन गैस बनेगी, और सॉल्ट कैसे लिखना है या कैसे बनेगा मैंने समझाया था। बट यहाँ मैं बेस के लिए कहूंगा कि 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेना, क्योंकि यहाँ सॉल्ट ऐसे सीधा बनने हैं, ठीक है। चलो इससे पता लगता है केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, वो एक सिंगल पैटर्न हर जगह फॉलो करती नहीं। बट हाँ थ्योरी कम से कम मैच होगी कि अगर मैं बेस की पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टी किस सेंस में, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जब मैं इसका एग्जांपल लेने लग गया तो जरा देखना क्या हो। आप देखिए यहां पर क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और एक्वा लिखा गया, ऑब्वियसली दैट इज अ बेस एल्कलाइन जो वाटर में डिसॉल्व है कि नहीं। अच्छा तो ये क्या है, बेस, बेस भी कौन सा, एल्कलाइन। क्या है ये बेस, इसको किससे रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक के साथ। जिंक क्या है मेरे बेटा, मेटल है, क्या है बोलो बेटा, मेटल है। तो आपको अगर पेपर में कम से कम इतना तो दिखा कि रिएक्शन किसकी बीच में हो रही है, एक बेस और मेटल की। तो बेस और मेटल की रिएक्शन में क्या बनेगा आपको पता है, एक सॉल्ट बनेगा, बात करेंगे इस पे भी, और साथ में बनेगी क्या, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ देखो सॉल्ट इतना सीधा नहीं बन रहा है, वहां तो हम सॉल्ट क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि वहां जो मेटल है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और रिमेनिंग एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना के सॉल्ट बनाता है। यहाँ इतना सीधा नहीं है, और यहाँ मैं समझाना भी नहीं चाहूंगा कैसे बन रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या मैं कहूँ जरूरत नहीं है। सच में मैं कहूंगा याद रखिए कि जब जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट किया तो जिंक का क्या बना है, एक सॉल्ट बना है, जिंक का एक सॉल्ट बना है। नाम याद रखिए पहले, सोडियम जिंकेट, नाम है सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज Na2ZnO2, Na2ZnO2, ठीक है, याद रहेगा। कुछ ये रट्टा मारनी पड़ेगी, समझ लो। यहाँ कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है उसको जानने की, सीधा याद रखिए, क्योंकि आगे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा कि तो आगे याद पैटर्न बन जाए, आगे तुझे फिर याद रखना अलग से। तो जब कोई पैटर्न नहीं तो उसका क्या लॉजिक देना, ठीक है। याद रहेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH जब रिएक्ट किया एक मेटल जिंक के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना, और सॉल्ट का नाम याद रखिए, सॉल्ट इज सोडियम जिंकेट एंड द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट इज Na2ZnO2। ये कुछ ऐसा समझ सकते हो क्या हुआ अगर समझने की कुछ चाह रहे हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड था, रिएक्ट किया जिंक के साथ, हाँ या ना। अब देखो यहां क्या हुआ है
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर में था तो टूटा सोडियम और हाइड्रोक्साइड के आयन में, है कि नहीं। और जिंक बीइंग अ मेटल, और देखो ये हाइड्रोक्साइड जो है ना ये भी टूट जाएगा किसमें, O2 माइनस और H प्लस में, किसमें, H प्लस में, है कि नहीं। अब क्या हुआ है, इनिशियली जिंक ने कंपाउंड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, दैट इज जिंक ऑक्साइड, दैट इज, समझ लो, एंड दैट जिंक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म सॉल्ट ऑफ सोडियम, दैट इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और तभी मैंने कहा उसको कुछ भी कहानी बनाने से फायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो कोई लाभ नहीं करने वाला है, सिंपल है। इतने बड़े केमिस्ट्री में 2-4 रिएक्शन याद की जा सकती है कि नहीं। और जहां याद नहीं करना तो मैं खुद बोलता हूं क्यों याद कर रहा है, मैंने खुद बोला क्या कर, समझ, है ना। मैंने आपको जब साइन कन्वेंशन लाइट बढ़ाया मैंने बोला कि याद करो, मैंने बोला समझो, उसको याद करेगा वो बेवकूफ है, भूलेगा, है ना। बट इतने बड़े चैप्टर में, इतनी बड़ी केमिस्ट्री में एक रिएक्शन याद की जा सकती है। याद रखो कि सॉल्ट बन रहा है सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला है Na2ZnO2, ठीक है बच्चा। चल बात करें देखो छठी प्रॉपर्टी की, जो कि आइडियली आपको पता है, जो कि आइडियली आपको पता है, कह रहा है कि किसका प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, बेस का रिएक्शन एसिड के साथ, और ब्रैकेट में लिखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे ऑलरेडी बढ़ चुके थे एसिड की प्रॉपर्टी में कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, है कि नहीं। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब उल्टा कह रहा है बेस में एसिड डालेंगे तो मेरे भाई बेस में एसिड डाल या एसिड में बेस डाल, रिएक्शन तो वही हो रही है, रिएक्शन तो वही हो रही है। तो छठी रिएक्शन को याद करनी है आपको। ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्या होगा कि जब एक बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। उदाहरण के लिए यहां दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं एक एसिड H2SO4 के साथ, तो आप भी जान रहे हैं क्या है बेटा, बेस, ये क्या है, एक एसिड। और तुम अगर पढ़ के जा रहे हो पेपर में प्रॉपर्टी तो आपको पता है क्या बनेगा, प्रॉपर्टी कहती है कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा, वाटर। अब कोई भी बच्चा वाटर तो कम से कम यहां लिख ही सकता है मेरे भाई, चिंता हो सकती है किसकी, सॉल्ट की। यहां तो मैंने नहीं कहा था कि फॉर्मूला रट्टा मारो कि जो सॉल्ट बना, या तो जो समझने वाली बात समझो। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो बेस में मेटल है, बेस में जो मेटल है वो क्या करता है, तुम भी जानते हो हर बार क्या हो रहा है कि मेटल चाहे वो बेस में ही है या किसी और के साथ भी था, वो एसिड का हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है कि नहीं। तो जो सोडियम है ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराएगा और सोडियम खुद किसके साथ कंपाउंड बनाएगा, जो बच गया, सल्फेट। तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट किसका बनेगा, सोडियम और सल्फेट। तो मुझे पता है कि सॉल्ट बनने वाला है सोडियम सल्फेट। Na की वैलेंसी +2, सल्फेट इज SO4, वैलेंसी इज -2, वैलेंसीज को इंटरचेंज करो, क्या बनेगा, Na2 ब्रैकेट में SO4, बोलो हाँ या ना, नहीं भाई। तो ये तो मैंने आपको नहीं कहा था रट्टा मारो भाई, जो चीज रट्टा मारने वाली है नहीं तो उसका रट्टा क्यों लगवाएंगे। बट कुछ चीज तो बोली जाएगी केमिस्ट्री, सच में इसको याद करो। आप बोले कि बताओ कैसे बना, तो मैं झूठ नहीं कहूंगा कि हर चीज को नहीं उस तरह से इलेबोरेट कर सकते, हर किसी में कुछ ऐसा पैटर्न या लॉजिक नहीं दे सकते, है ना। जो दे सकते थे वो मैंने आई थिंक बता दिया गया, यहाँ पर आ जाएगा क्या वापस। अगर तुमको ये चाहिए याद रखने के लिए तो ठीक है, सोचो कि हाँ यहाँ सॉल्ट बहुत टेढ़ा बनता था, कैसे बना, सोडियम टूटता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक तो जिंक था और ये फिर टूट रहा है। याद रखो कि पहले जिंक ऑक्सीजन रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाया और फिर वो आगे सोडियम रिएक्ट किया तो सोडियम जिंक है। तो कम से कम याद रहेगा कि यहाँ दो मेटल है, सोडियम भी और जिंक भी, है ना। और सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। बेहतर है याद करो कि सॉल्ट बना सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला है Na2ZnO2, है कि नहीं। चल, और ये तो बताने जरूरत नहीं, इस रिएक्शन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी बात की थी, अब सातवीं प्रॉपर्टी आ गई किसकी, बेस की। बेस की सातवीं प्रॉपर्टी देखो क्या कह रही है, कहता है बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। और याद करो मैंने उसी क्लास में पढ़ाया था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक। तो मुझे लगा मैं तो फालतू की प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ,
अगर मैंने बोल दिया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, तो तू समझ गया कि एक बेस का रिएक्शन जब एक नॉन मेटल ऑक्साइड से हो रहा है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड नथिंग दैट इज एसिड। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, मुझे पता है क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वो मैं लास्ट क्लास में सीख चुका था। जैसे यहां देखो, उसने क्या लिया, एक कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। साफ दिख रहा है कि कैल्शियम इज अ मेटल, और कैल्शियम मेटल का क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। अब दुनिया के लिए वो कैल्शियम मेटल का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम जानते हैं, मैंने ये भी बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। मैंने बोला मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोकार्बोनेट, सब क्या होते हैं नेचर में, एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड। तो मुझे पता है क्या है भाई, बोलो, एसिड है। एसिड है कि नहीं है, ये बोला था मैंने, बेस बोला था। क्या बोला था, बेस बोला। मैं पीछे जाना चाहिए क्या मुझे, अरे मेरे बच्चा, मेरी बातों में बहुत जल्दी आ जाए। मैंने कहीं तो लिखा था ये मार्क में, लो, लिख के सेव करने का फायदा होता है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट था। और मैंने इस किनारे में लिखा, मैं कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ रही अभी, बट पड़ेगी। मैंने क्या लिखा था, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस। बट फिलहाल इससे काम चलाओ, ये ला कि देखो कि मेटल के, फिलहाल तो डिस्कशन इसका है कि मेटल के ऑक्साइड बेस है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड मैंने बोला था क्या होते हैं, एसिड होते हैं, है कि नहीं। अब इस जानकारी का इस्तेमाल यहां करो, इस जानकारी का इस्तेमाल यहां पर करो कि जब मैं प्रॉपर्टी बढ़ा रहा हूं किसकी, बेस की, और कह रहा हूं कि बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड। अभी क्या लिखा था, मेटल के ऑक्साइड तो क्या है, बेस, बट वही नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक। तो पेपर में मुझे आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज नॉन मेटल बेटा, कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है, मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है। और अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड। और अभी ज्ञान दिया एक नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिड। क्या होता है, ये एसिड था, ये तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं भाई, बेस होते हैं। तो इस तरह से पढ़ेगा तो तुझे समझ आ रहा है कि रिएक्शन तो किसका हो रहा है, बेस और एसिड का ही हो रहा है। तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, है ना। तो सॉल्ट क्या बनेगा, वाटर चलो लिख ही देता हूं। सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट बनाना आसान है भाई। कैसे बनेगा सॉल्ट, अरे समझ आ रहा है, बोलो। ये जो कैल्शियम है ये यहाँ कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। थोड़ा सा रिएक्शन ये भी कॉम्प्लेक्स है ना। तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट को, कभी पहले भी बना था, कब बना था, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बन। तो रिएक्शन याद की जाती है इस तरह से भी, है ना। कि देखो एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखा ना, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, जो हमारे लिए फिलहाल यहाँ कैसा काम कर रहा है, एक एसिड की तरह काम कर रहा है। तो जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट क्या है, दैट इज सॉल्ट इज लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। ऑब्वियसली तो प्रॉपर्टी है कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है। और यहां लिखा भी मैंने कि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक। और यहीं पर चाहो तो लिखो, नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक होते हैं, बट वही मेटल के ऑक्साइड की ही बात करूं अगर मैं, तो क्या होते हैं, क्या होते हैं, बोलो, क्या होते हैं, बोलो रे, बेस या बेसिस होते हैं, है कि नहीं। चल, तो बेस की बात करें, आई थिंक यूज पढ़ सकते हो खुद से।
अलग अलग बेसिस लिखे हुए हैं, उनके यूज लिखे, है ना। इसको डिस्कस कर देता हूं। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम आता है, एक बेस ही है, साबुन बनाने से लेके पेपर रायन जानते होंगे। एक सिल्क होता है नेचुरल, उसका अल्टरनेट सिंथेटिक फाइबर है रायन, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। और सिल्क आप जानते हैं एक नेचुरल फाइबर है, उसका अल्टरनेट है, उसका क्या है, अल्टरनेट है, उसका अल्टरनेट है, उसको बनाने में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। कैल्शियम सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो माफ कर देता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, क्या है, अभी एग्जांपल भी दिया था, एक वीक बेस है और यूज होता है क्या, एंटासिड। एंटासिड तो एंटासिड आर नथिंग, दे आर बेस, बट एंटासिड क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिडिटी को कम करने के लिए काम आता है। जैसे इनो वगैरह जो मार्केट में बिकता है, दैट इज केमिकली नथिंग, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कि कोई व्यक्ति को एसिडिटी हो गई, उसका मतलब क्या है कि स्टमक में एसिड ज्यादा हो गया। अब एसिड ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी स्टमक की वॉल को कोरोड करेगा। जो एसिड की स्टमक की वॉल को कोरोड करेगा तो पेन होगा, अनकंफर्टेबलनेस होगी। तो क्या खाते हो, इनो खा लेते हो। इनो मतलब इनो तो ब्रांड का नाम है, बट जो पुड़िया में इनो की आ रहा है, जो भी पुड़िया इन द पैकेट बोलना चाहिए चलो मुझे, बट उसमें क्या गलत था, है ना। जो इनो का पैकेट आ रहा है उसमें जो रखा हुआ है सब्सटेंस, दैट इज नथिंग, दैट इज एन एंटासिड। और हो सकता है वो एंटासिड कई तरह के होते हैं, बट ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी एंटासिड खाएगा तो क्या होगा, पेट में बेस जाएगा, वो बेस आपके पेट में मौजूद एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। और अभी तो बताया कि एसिड और बेस जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इससे क्या होगा, पेट में रिलीफ मिलेगा, है कि नहीं। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा हो गया, और हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस, हार्ड जानते हो जो खारा पानी तुम लोग कहते हो, दैट इज हार्ड वाटर, जिसके अंदर क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं जो हार्ड वाटर तो साबुन नहीं चलता है ना। अब उस हार्ड वाटर की हार्डनेस को खत्म करने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वॉशिंग सोडा में ऑब्वियसली बात, आप देखते हैं डिटर्जेंट जो होता है वो खारे पानी में भी चल जाता है, क्यों, ये होता है ना उसके अंदर, ये ज्यादा होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, वो जो हार्ड वाटर में आप यूज करें उसकी हार्डनेस को खत्म करता है और फिर वो झाग बनाएगा। बट नॉर्मल साबुन में ये होता नहीं, तो वो हार्ड वाटर में झाग नहीं बना पाता, लेदर बनाता है। दैट इज वो लेदर कह रहा हूं, लेदर झाग नहीं बनाता, लेदर नहीं बनाता, स्कम बनाता है। देखा व्हाइट रेड कलर का पेपर कपड़े में चिपक जाता है, प्रेसिपिटेट जैसा बना, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें बेटा तो बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, एंटासिड और फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल होता है। जीतू ठीक है मैं बेटा, बॉडी का प्रदर्शन करता है, हाँ बॉडी मतलब बॉडी दिखा रहा था ना बीच में किसी को अपनी, मसल्स, बॉडी बोले तो मसल। अच्छा यहां देखिए बेटा, एक टॉपिक है पीएच स्केल, जिसका जिक्र रोनित कर रहा था, तो अब आया बेटा रोनित पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है सुनना जरा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन बेसिक सॉल्यूशन, और टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। एक्चुअल में पीएच स्केल एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इसका तो अंदाजा देता ही है, साथ के साथ कितना एसिडिक और कितना बेसिक है बोले तो स्ट्रेंथ का आइडिया भी देता है। आप जो इंडिकेटर पीछे पढ़ के आए, इंडिकेटर के साथ समस्या क्या है, वो आपको सिर्फ ये बता देता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, बट उस एसिड और बेस की क्या स्ट्रेंथ है उसका कोई अनुमान नहीं देता है। तो फिर कहानी में आया क्या, पीएच स्केल, जिसकी मदद से आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि एसिड है या बेस, तो आपके लिए क्या बोले इंडिकेटर भी काम कर लेते थे। वो आपको एसिड और बेस है, इसके अलावा ये भी बता देता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस जो एसिड है वो कितना एसिडिक है, कम एसिडिक है, ज्यादा है या मॉडरेट है, या इसी प्रकार से बेस अगर बेसिक है तो भाई ऑब्वियस बेसिक ही होगा, उसका अनुमान तो बताता है बट उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया भी देता है। और देखो इसमें कहानी क्या है, सोरेनसन, ये भी आना मतलब पूछ लेता है कि पीएच स्केल किसने बनाया।
तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु मेड पीएच स्केल इज सोरेनसन। देखो सोरेनसन की क्या ऑब्जर्वेशन बात करते, फेस पे आते, ठीक है। चलो बट पहले सोरेनसन भैया की बात कर लेते। देखो उन्होंने क्या किया, चलो यहां डाल। देखो उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी, सुनना मेरी बात है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ सवाल आते हैं, बताओ कैसे सवाल आते हैं, सुनना जो मैं यहां बात कर रहा हूं। देखो एक बीकर है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है, क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ वहां वाटर के मॉलिक्यूल है, बट ऐसा नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट हो जाते, वाटर के मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट हो जाते। बट जब वाटर का एक मॉलिक्यूल, सुनना यहां पर H2O टूटेगा तो क्या बनाता है, एक H प्लस बनाएगा और एक OH माइनस बनाएगा। तो अगर यहां ऐसे 1000 वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के प्योर डिस्टिल वाटर, उसके अंदर अगर 1000 वाटर के मॉलिक्यूल अगर टूट गए तो आई थिंक 1000 ही H प्लस आयन बनेंगे और 1000 ही OH माइनस आएंगे, है ना। ये पूछता है कि क्या डिस्टिल वाटर में H प्लस आयन होते हैं, बच्चा कहेगा नहीं, क्यों, बोला कि डिस्टिल वाटर तो न्यूट्रल होता है, बच्चा बोलेगा डिस्टिल वाटर तो न्यूट्रल होता है, और H प्लस आयन किस पे होता है, एसिड में होता है उसके अनुसार। तो और उसके अनुसार जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, OH माइनस होगा। बच्चा जैसे खेलता है, क्योंकि जब हमने पढ़ा कि व्हाट इज कॉमन इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो तुम कहते हो क्या कॉमन है, H प्लस आयन कॉमन है। बेसिक सॉल्यूशन क्या कॉमन है, तो तुम्हारे दिमाग में चला गया क्या, OH माइनस कॉमन है। बट बच्चा मैं कह रहा हूं प्योर वाटर में भी H प्लस और OH माइनस होते हैं। बट बच्चा बोलेगा भैया बेस, वो एसिडिक और बेसिक क्यों नहीं है, बिकॉज एसिडिक H प्लस आयन बनाता जरूर होगा और OH माइनस बेसिक जरूर बनाता होगा, बट प्योर वाटर में दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर होती है। तो H माइनस और H प्लस और OH माइनस होने के बावजूद भी प्योर डिस्टिल वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, नाइदर एसिडिक नाइदर बेस। बट कभी कोई पूछे क्या एक डिस्टिल वाटर में H प्लस आयन होते हैं, तो जवाब होना चाहिए हाँ होते हैं। क्या OH माइनस होते हैं, हाँ OH माइनस भी होते हैं भाई। फिर बोले क्यों न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि द कंसंट्रेशन, द नंबर्स ऑफ H प्लस आयन एंड द OH माइनस आयन आर इक्वल, है कि नहीं बेटा। चलिए अब यहां थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, इसी बीकर में सुनना, मैंने एक एसिड पलट दिया, सपोज करो मैंने ऐड किया एक एसिड H2SO4, क्या होगा, क्या यहां H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं है, वो तो है, बोलो है कि नहीं बेटा। बट क्या है, दोनों की संख्या बराबर है। आपने जैसे ही एक एसिड डाला तो वहां क्या होता है, वहां कुछ नए H प्लस आयन बनेंगे, क्योंकि एसिड जब वाटर में जाता है तो हमने पढ़ा इट डिसोसिएट इनटू दी H प्लस आयन, और एसिड के डिसोसिएट होने की वजह से वहां कुछ नए H प्लस आयन बनेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो अब सॉल्यूशन बना उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा हो जाए। कोई नहीं कह रहा कि वहां OH माइनस थे ही नहीं, एंड ड्यू टू दी मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन इट विल हैव द नेचर ऑफ एसिड, और क्या होगा भाई, ये एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिड। और ये प्रश्न भी पूछता है पेपर में कि डिड OH माइनस आयंस आर प्रेजेंट इन एन एसिड, और बच्चा कहेगा ना, क्योंकि उसके अनुसार तो एसिड में H प्लस होता है। एक एसिडिक सॉल्यूशन में बेटा H प्लस भी है OH माइनस भी है, बट वो फिर भी एसिडिक क्यों है, बिकॉज वहां H प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा है। समझे बच्चा, कनिष्क समझ आ गया। ये सोरेनसन ने ऑब्जर्व किया कि नहीं कि एसिड है या बेस है, दोनों में ही H प्लस होते हैं, दोनों में ही OH माइनस होते हैं, और जो न्यूट्रल है वाटर उसमें भी H प्लस और उसमें भी OH माइनस है ना। बट खेल है इनकी कंसंट्रेशन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी है कि नहीं। और वही अगर मैं इस वाटर में, सुनना बेटा, अगर मैं इसी वाटर में एक बेस ऐड करता लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आइडियली यहां जितने H प्लस थे उतने ही OH माइनस थे, बट जैसे ही वहां बेस जाएगा तो आप जानते हैं बेस क्या बनाएगा, कुछ नए
हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएगा और अब H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- से कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में OH- H+ से ज्यादा है और सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा, एक बेस की तरह। किसकी तरह? बेस की। अब यहां ये क्यों पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया, ये सॉल्यूशन ने ऑब्जर्व किया और तुम्हारे दिमाग में भी रहे कि एसिडिक सॉल्यूशन हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, दोनों में ही H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं। खेल सारा क्या है? इनकी आपस में कंसंट्रेशन का। अगर सॉल्यूशन में H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन बराबर है, देन इट विल बी अ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना ही एसिड ना ही बेस। और अगर सॉल्यूशन में जब एसिड डालते थे, वाटर में एसिड, तो एसिडिक क्यों होता था? अरे H+ और OH- बराबर ही थे। बट अगर सपोज ये क्या है H+, तो वहां क्या हो रहा है? कुछ नहीं, H+ बन रहे हैं, OH- तो उतना ही है, उसकी कंसंट्रेशन घटी, बट H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसलिए सॉल्यूशन ओवरऑल क्या होता है? एसिडिक। और अगर आपने वाटर में बेस डाला, क्या डाला? क्या डाला? बेस डाला, तो बेस डालने से क्या होगा बेटा? वहां कुछ नए आयंस बनेंगे। किसके? OH- के, जिस वजह से OH- आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। किससे? H+ आयन से। और ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा? बेस की। अब यहां से सोरेनसन ने बोला कि भैया चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे न्यूट्रल हो, क्यों उसको दो दो के रिस्पेक्ट में पढ़ रहा है? उसको सिर्फ पढ़ किसकी कंसंट्रेशन पे। समझाया? कॉमन हो गया ना, सब में है। बच्चे का OH भी तो था, उसको नहीं पढ़ना था, उसने भाई उसने डिस्कवर किया, तो उसका पैमाना, क्या नहीं? तो उसने कहा कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो इसको इस हिसाब से पढ़ते हैं ना कि उसमें H+ आयन कितने। अगर वहां H+ आयन OH- के बराबर, अगर ये H+ आयन है तो न्यूट्रल है। और अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बेसिक है, और जितना ज्यादा होगा उतना, सॉरी उल्टा बोल दिया, H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बोला एसिड है, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- से कम है तो बेसिक, जितना कम होगा उतना बेसिक। तो उन्होंने बोला कि एक ही पकड़ते ना कान, वो कान है H+ आयन का कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। और इसके आधार पे उन्होंने पीएच स्केल बनाया। वो पीएच स्केल में जो नंबर्स हैं 1 से लेके 14 तक, वो एक्चुअल में ये बता रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है। उस आधार पे उसको डिजाइन किया गया। समझे कि सॉल्यूशन क्या कर रहे थे? ठीक है। और ये साथ पेपर में आता है, वो बोल देता है कि क्या बेसिक सॉल्यूशन पे H+ आयन होते हैं? बच्चा बोलेगा, जिसने पढ़ा कि एसिड में H+ होता है और बेस में OH, वो कहेगा हाँ, और सॉरी कहेगा ना, नहीं होते। अरे बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयन होते हैं, बट H+ आयन की संख्या OH- से कम होती है। क्या होती है? कम हो। चलो, और इसी से उन्होंने बनाया क्या? पीएच स्केल। क्या बनाया इससे? पीएच स्केल। इसको तुम खुद से पढ़ लेना, मैं यहां समझा रहा हूं, यहां समझा। ठीक है, ये बनाया पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में क्या था? उसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं 0 से लेके 14 तक या 1 से लेके 14 तक। हर नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग उस पर कलर है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो पीएच स्केल है, ये डिजाइन है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग H+ आयन, इन द डिक्रीजिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इस पीएच स्केल पे आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? H+ आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। क्या कर रहा है? घट रहा है। ये इस तरह से डिजाइन किया गया कि while we are moving from left to right in a pH scale, क्या हो रहा है? H+ आयन घट रहा है और OH- बढ़ रहा है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि pH नंबर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? H+ आयन के। मदद करेगा सवाल के आंसर फटाफट देने में। समझ लो, मतलब जिसका pH, जिसमें नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा, उसका pH नंबर कम। क्यों? मतलब उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा
एसिडिक। समझ आ रही मेरी बात का? ये जो पीएच स्केल है इट इज डिजाइन इन दी विच ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन, जिसका pH 0 या 1 है मतलब pH कम, H प्लस आयन ज्यादा, H प्लस आयन ज्यादा मतलब ज्यादा एसिडिक। जिसका pH 1 क्या हुआ? H प्लस आयन कम हुआ, तो क्या है? बट H प्लस आयन कंसेंट ज्यादा है क्योंकि एक्चुअल में साथ वो बेस है न्यूट्रल का, जहां H प्लस आयन और वो H माइनस क्या है? बराबर है ना। अब तुम खुद समझना कि अगर साथ पैमाना है किसका? न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? यहाँ H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या है? बराबर है कि नहीं? और अगर मैं 7 से कहां जाऊंगा? लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा? pH नंबर घट रहा है, pH नंबर घट रहा है। pH नंबर घटने का मतलब क्या है? pH नंबर H प्लस आयन के क्या है? इनवर्सली बताया है ना। इधर से इधर आते समय pH H प्लस आयन क्या कर रहा है? घट रहा है। तो अगर मैं 7 पे हूं तो 7 इज न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या है? वहां H प्लस आयन, अगर ये H प्लस आयन है और ये OH माइनस बराबर है। अब जैसे जैसे मैं pH नंबर घटाऊंगा 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ, तो pH नंबर घटने का मतलब क्या है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ा, जो सपोज करो pH 7 से 6 हो गया, pH कम हुआ 7 से, 7 पे H प्लस और OH माइनस बराबर थे। अब pH 7 से कम हुआ तो 7 से कम होने क्या है? H प्लस आयन बढ़ा, पर थोड़ा ही बढ़ा है, तो एसिड है, स्ट्रेंथ भी आ रही, क्या है? वीक एसिड है ना। pH नंबर और घटेगा, 5 पे जाएगा, तो pH नंबर घटा मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और बढ़ा, कंसंट्रेशन H में बढ़ा तो और एसिडिक है कि नहीं। और जैसे जैसे pH यहाँ पहुंचेगा 3, 2, 1, तो तुम जान रहे हो pH कम हो गया मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन अच्छी खासी बढ़ गई। एसिड तो है बट स्ट्रॉन्ग एसिड। बट अगर वही मैं pH स्केल पे 7 से राइट जाता तो क्या होता? pH नंबर बढ़ा है। अब pH नंबर बढ़ने से क्या होगा? H प्लस आयन घटा, 7 पे तो बराबर ही था, 7 पे तो H प्लस और OH में बराबर ही था, और मैं जैसे 7 से राइट गया तो क्या हुआ? H प्लस माइनस कम हो गया। अब H प्लस माइनस कम होने का मतलब है कि उसी रिस्पेक्ट में OH माइनस ज्यादा है, तो क्या होगा? बेसिक हो गया। क्या हो गया? बेसिक हो गया। बट तुम भी जानते हो अभी इतना अंतर नहीं है तो कम बेसिक है। और जैसे जैसे pH 7 से दूर जाएगा बढ़ेगा, pH बढ़ने से क्या होगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन और घटेगा। H प्लस आयन जितना घट रहा है आप जानते हैं कंपेरेटिवली OH माइनस उतना बढ़ रहा है, बोले तो उतना ज्यादा बेसिक। इन शॉर्ट आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 7 पे तो न्यूट्रल है, 7 पे तो, बट ये बात पता होनी चाहिए। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं भी बोलता है कि 7 पे न्यूट्रल, इधर जाएंगे एसिड, इधर जाएंगे बेसिक, इधर जाएंगे तो और ज्यादा एसिड, इधर जाएंगे तो बहुत बेसिक। ये सब फालतू बातें हैं भाई, ये तुमको खुद समझ आएगी कुछ देर बाद, है ना। जो बच्चा सॉल्व बनाएगा इतनी बातें तो खुद एनालिसिस कर लेता है, मुझे सिर्फ टेक्निकल बातें बतानी है क्या कि तुम देखो ये कम से कम याद रखना क्या कि हम जब pH स्केल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बोले तो pH नंबर जब बढ़ रहा है तो pH स्केल का जो नंबर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? H प्लस आयन की, है कि नहीं। pH स्केल का नंबर किसके इनवर्सली है? H प्लस आयन के। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको H प्लस के कंसेप्ट में ही पढ़ाया, बट उल्टा अगर बोल दो साथ साथ तो OH माइनस बढ़ भी रहा है कि नहीं। अच्छा, दूसरा 7 क्या है? न्यूट्रल है। 7 क्या है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का कलर क्या है? ग्रीन। न्यूट्रल का कलर क्या है? ग्रीन। और आप 7 से कहां जाएंगे? अगर लेफ्ट जाएंगे, कहां जाएंगे? लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट जाने पे क्या मिलेंगे? एसिड। क्या मिलेंगे? एसिड। मैंने समझाया क्यों, क्योंकि 7 पे H प्लस और OH माइनस बराबर थे, जैसे 7 से कम गया pH घटा, H प्लस बढ़ा, H प्लस बढ़ा तो एसिड हो गया। क्या हो गया? एसिड हो गया, है ना। और जितना दूर जाएगा 7 से pH उतना घटेगा, pH जितना घटेगा H प्लस उतना बढ़ेगा, उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा एसिडिक। तो 7 पे न्यूट्रल, 7 से जैसे हम 6, 5, 4, 3 जा रहे तो क्या मिलेगा आपको? एसिड मिलेगा। बट ध्यान रखना 6, 5, 4 और 3.5 के बीच में क्या है? जो एसिड तो है बट कैसा है? वीक है। और वो सब्सटेंस जिसका pH 3 से कम आएगा, 3 से कम आएगा, एसिड तो वो भी है बट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है?
स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, कलर आपको दिख रहे होंगे क्या दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाँ बेटा, हाँ 3 होगा तो स्ट्रॉन्ग हो गया ना बेटा, 3.5 से कम नहीं। और इसी प्रकार से 7 से मैं राइट जाऊंगा तो 7 से राइट जाने में क्या मतलब हो रहा है, और 7 से राइट गया तो H प्लस बढ़ रहा है घट रहा है, पीएच नंबर बढ़ने से H प्लस घटेगा ही घटेगा, और पीएच H प्लस घटा, अब 7 पे दोनों बराबर हो चुके थे, अब 7 से आगे जाएगा तो क्या होगा, पीएच नंबर बढ़ा तो H प्लस माइनस और H प्लस एन कंसेंट्रेशन घटा, और H प्लस घटा तो उसी जितना H प्लस घटा कंपेरेटिवली उतना OH माइनस ज्यादा हो गया सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, बेस। तो मोटा मोटा क्या समझ आया कि अगर मैं न्यूट्रल से राइट जाऊंगा 7 से तो कैसे सब्सटेंस मिलेंगे, तो वो सब्सटेंस जिसका पीएच 7 से बड़ा है वो क्या है, बेसिक सब्सटेंस है। क्या है, बेसिक सब्सटेंस, और 7 से जितना ज्यादा पीएच बढ़ेगा वो उतना ज्यादा बेसिक। तो सिंपल है, 7 पे रहो न्यूट्रल। क्या है 7 न्यूट्रल, इधर जाएंगे तुम्हारी तरफ से देखेंगे तो क्या है ये लेफ्ट, नहीं न्यूट्रल है ना, ऐसे बढ़ेगा ना बच्चा सामने रख के, 7 पे न्यूट्रल, 7 से कहां गए लेफ्ट पे जाएंगे तो एसिड, राइट पे क्या है बेस, और जितना लेफ्ट पे जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक, जितना राइट पे जाएगा उतना बेस। नहीं समझे, बट ये याद रखना कि ये क्या हो रहा है कि जब पीएच नंबर बढ़ रहे हैं तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन घट रहा है। pH scale is designed on which order, the order of decreasing of H plus ion, है कि नहीं। अगर पेपर में एक प्रश्न आ गया कि एक सब्सटेंस X है एक सब्सटेंस Y है, और कहता है कि सब्सटेंस X का pH 5 है Y का 3 है, और बोलूं कि बताओ किसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे, हल पूछ सकता ना कि इनको अरेंज करिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैं तो अभी 2 दिए 3-4 दे देगा, ए बी सी डी, ए का पीएच, बी का पीएच, सी का पीएच, डी का पीएच, और कहेगा अरेंज करिए क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन, दिया तो पीएच है ना, बट तुम जानते हो, तो मुझे साफ दिख रहा है कि इनमें से H प्लस आयन किसमें ज्यादा होंगे, जिसका पीएच कम होगा। सीधी सी बात रखो ना कि पीएच नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन, हाँ या ना, ठीक है। तो बताओ इसमें H प्लस आयन ज्यादा किसमें होंगे, इसमें होंगे ना, क्यों, पीएच नंबर कम है, पीएच नंबर कम, समझ। बट देखो पीएच के अंदर एक स्ट्रिप बना दी ना उन्होंने, पूरा कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या करा, अलग अलग सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ये होगी तो उसका पीएच नंबर कितना निकलेगा, उस हिसाब से स्ट्रिप बना दी। बट ये बेकार है, कब तक, अच्छा ये देख लोगे खुद से, बहुत सारे सॉल्यूशन लिखे हैं उनके यहाँ पर पीएच लिखे हैं, है ना, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस आपके पेट में निकलता है HCl, पीएच देखो कितना है 1.4, 7 से कम क्या है एसिड, और कम कितना, अच्छा खासा कम है पीएच 1.4, तो समझ आया कि जो पेट में HCl निकल रहा है दैट इज सच में जो इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हो रहे हैं उसके दर्जे का है, समझ लो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। विनेगर जो आप किचन में यूज करते हो क्या है, एसिड, 7 से कम है पीएच, 7 से कम है पीएच, कैसा एसिड, वीक, 3.5 से ऊपर है पीएच 4, है कि नहीं। यहां देखो जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, जैसे आपका ब्लड क्या है, स्लाइटली बेसिक, कैसा है, पीएच 7 से ज्यादा है, बेस बट बहुत ज्यादा नहीं है, क्या कहेंगे, स्लाइटली बेसिक है, ब्लड क्या है, स्लाइटली बेसिक मतलब वीक बेस है, क्या है, वीक बेस है। और अगर बात करो टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं उसका पीएच देखो 8 है, कैसा है, एसिड या बेस, बेस होता है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, चीज 7 के बहुत करीब है क्या नहीं। और बात करते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच देखो 14, पीएच बहुत बड़ा है, 14 मैक्सिमम है पीएच, 14 से ज्यादा पीएच होता नहीं, मैक्सिमम पीएच मींस मिनिमम H प्लस माइनस, ओ मिनिमम H प्लस, मिनिमम H प्लस मतलब मैक्सिमम OH माइनस, मींस मैक्सिमम बेसिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। चलो अब बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर की, चूंकि पीएच स्केलर क्या करेगा, तो मिल जाएगा किसी न किसी स्टेशनरी दुकान पे, क्या एक पतला सा स्टिकर, एक स्ट्रिप ही तो है जिसमें 1 से लेके 14 तक नंबर है और उनपे कलर है। अब होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या समझना, यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर्स, कई तरह के डाइस को मिला के एक सिंगल
इंडिकेटर बनाए। नॉर्मल इंडिकेटर क्या करता है, एसिड में एक रंग, बेस में एक रंग दे देता है। तो उससे आप सिर्फ सब्सटेंस एसिड है या बेस है सिर्फ इसका अनुमान लगा पाते थे, उसकी स्ट्रेंथ का अनुमान नहीं लगा पाते थे। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डाइज, दे आर नंबर ऑफ इंडिकेटर जो अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग रंग देते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, एक सब्सटेंस में डिफरेंट कलर देता है अकॉर्डिंग टू इट्स पीएच नंबर। सुनना क्या बोला, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर, कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। सो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। ये क्या करता है, ये कलर एसिड और बेस के साथ देता है। ये सब्सटेंस का क्या पीएच नंबर या पीएच स्केल पे नंबर है, उसके अकॉर्डिंग कलर देता है, उसके अकॉर्डिंग कलर। जैसे लिटमस पेपर होता है ना, ऐसी स्ट्रिप में आता है। अब क्या किया, मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया है, जैसे लिटमस पेपर की स्ट्रिप आती है वैसे होता है। बट याद रखना कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सिंगल इंडिकेटर नहीं है, कई सारे इंडिकेटर के मिक्स से बना। सपोज करो मैंने इसको विनीगर में डाला, क्या डाला, विनीगर में डाला, तो मुझे एक कलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, उसमें कलर दिखेगा। अब कलर जब मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे में पीएच स्केल बड़ा होगा। अब मेरे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कलर आया मैं उसको मिलाऊंगा। जैसे मम्मी कभी कभी धागा लेने भेजती थी ना कभी हमको, कि जा धागा लिया अलग कलर का और फिर उसका एक टुकड़ा दे देती थी कि भाई ये धागा है। तो हम क्या करते थे, दुकानदार को देते थे, दुकानदार बहुत सारी रील बड़ी अलग अलग कलर की, क्या करता था, उससे मैच करता था। क्या कलर मैच हो गया, बोले तेरी रील, ये रील जिस कलर की तो चाहिए। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर तो कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है जो एक सब्सटेंस में क्या करेगा, डिफरेंट कलर देगा अकॉर्डिंग टू इट्स पीएच। तो उस पर आपको कलर मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा सपोज करो सब्सटेंस भी नहीं करता, मुझे एक कलर मिलेगा, मुझे नहीं दिखता कैसा कलर है। अब मैं क्या किया, मैंने स्ट्रिप पे उसको मैच किया। अब मैंने देखा उसका कलर किससे मैच हुआ, 8 नंबर वाले से। किससे मैच हुआ, 8 नंबर वाले से। तो मैं कहूंगा उसका पीएच क्या है, 8। और पीएच 8 ने बहुत कुछ बता दिया, पीएच 7 से ज्यादा था। तो क्या समझ आया, कैसा सब्सटेंस बेसिक है और बहुत ज्यादा तो नहीं है कि नहीं। 8 से लेके 10.5 तक का जो पीएच है वो वीक बेस है, और 10.5 से ऊपर का अगर पीएच होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो विनेगर क्या है, तो मैं समझ गया कैसा सब्सटेंस था, बेसिक। और कैसा बेसिक, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक वीक। ठीक है कनक, कनक बाबू, ठीक है। तो समझ आ गया, ये खुद से पढ़ लो किसका क्या पीएच है। ये कुछ कलर भी लिखेंगे, 0 पे डार्क रेड, 1 पे रेड, 2 पे भी रेड है, 3 पे ऑरेंज रेड, है ना। ये सब कलर खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस है क्या यहाँ पर, चलो कर लेते हैं। कह रहे यू हैव 2 सॉल्यूशन ए एंड बी, आपके पास 2 सॉल्यूशन है ए एंड बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए, जो ए है उसका पीएच कितना बेटा, 6, ठीक है। और पीएच ऑफ बी जो है वो क्या है, पीएच ऑफ बी दे रखा है कितना, 8। क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। कॉल उठा लेंगे मम्मी को। हेलो, हाँ माँ, किसको किसको, अरे मेरी माँ, मैं पता है क्या क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। अब तुमको ये पूछने के लिए मुझे कॉल करना था क्या, दे दो दे दो, क्या दिक्कत है। शिवानी को ना, हाँ क्लास लेने दो मम्मी, क्लास में कहा तूने फोन उठा दिया। चलो कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। चलो, तो यहां पर कह रहा है कि 2 सॉल्यूशन है ए एंड बी, ए का पीएच 6, बी का पीएच 8। कह रहा है विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बताओ इनमें से किसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो मुझे याद आता है कि पीएच स्केल में जब पीएच नंबर लेफ्ट टू राइट बढ़ता था तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे पीएच नंबर तो बढ़ता था, बट H+ आयन की कंसंट्रेशन घटती। और वहीं से मैंने कंक्लूड किया था कि पीएच नंबर इज इनवर्सली टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन दी सॉल्यूशन। तो जिसका इनमें से जिसका पीएच कम होगा उस पे H+ ज्यादा होगा। तो किसका पीएच कम है, ए वाले का। तो आंसर क्या होगा भाई, ए, है कि नहीं। पीएच कम, H+ ज्यादा। कह रहा है विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिड एंड विच वन इज बेस, कौन बताना चाहेगा, अगर रेवा बताएगी इनमें से कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, बताओ रेवा।
एसिड आप कह रही है ए है, शाबाश। तो रेवा कहती है भैया यहाँ एसिड है ए। क्यों रेवा? क्योंकि पीएच 7 से कम है और 7 से कम पीएच वाला एसिड होता है ना। और यहाँ बेस कौन है बेटा? सब्सटेंस बी क्या है? बेस है। क्यों बेस है? तो पीएच 7 से ज्यादा। वो आप जान रहे हैं कि वीक बेस, वो वीक बेस है, वो वीक एसिड है। ठीक है, चल अब यहां देखो एक सवाल आया, कह रहा 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी ई, 5 सॉल्यूशन है ए बी सी डी ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है? जब उनको यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया गया, सो द पीएच, इन्होंने पीएच क्या दिखाया? तो ए का पीएच आया 4, बी का पीएच आया 1 और सी का पीएच आया 11, डी का पीएच आया 7 और ई का पीएच आया 9। तो ये ए बी सी डी ई सब्सटेंस को जब टेस्ट किया है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, तो इनके क्या पीएच आई वो आपको दे दिया, कहानी है रिस्पेक्टिवली। कह रहा विच सॉल्यूशन इज, पहला प्रश्न क्या फालतू सवाल है, कह रहा इनमें से कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है मोहित, इनमें से कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है मेरे बेटा? 7 वाला है ना, जिसका पीएच 7 है। सब्सटेंस का नाम तो मेरे बेटा सेलुलर डी है कि नहीं? बच्चा लो अगला प्रश्न था स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। एल्कलाइन इज नथिंग बट द बेस विच डिसॉल्व इन वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कौन है बेटा? जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा, जिसका पीएच सबसे ज्यादा और 7 से ज्यादा। पता लगा वहां ऑप्शन में 4 5 6 ही थे और तुम बोला 6, वो 6 तो एसिड ही है कि नहीं? जिसका पीएच 7 से ज्यादा और सबसे बड़ा 7 उनमें कौन है बेटा? 9 वाला ई। अच्छा 11 भी है, मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी 11 भी है सबसे बड़ा, दैट इज सी बेटा। और तीसरा देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बेटा? इसमें एसिड वो होगा जिसका पीएच 7 से कम, और 7 से जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक। अब 7 से कम वाले तो यहाँ कुछ है, जैसे 1 वाला भी है 4 वाला भी है, बट इनमें सबसे कम किसका है? बी का। तो बी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया यहाँ पर इनमें, है ना। और 5 हो गया वीक एल्कलाइन। वीक बेस कौन होगा? पीएच 7 से बड़ा बेस होने के लिए और 7 के नजदीक जो सबसे होगा, कौन है वो? डी, 7 पीएच वाला, शाबाश। और लास्ट क्या कह रहा है इसमें? ये अच्छा पार्ट ए के कुछ सवाल थे, इसका बी पार्ट भी है। कह रहा अरेंज द पीएच इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इन सॉल्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। वो भी कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। हाँ बेटा क्या मिस कर दिया मैंने? हाँ अच्छा चलो ठीक है, पहला करा दिया न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो डी है ना। आपने फिफ्थ वाले में डी लिखा है ना, वहां तो वी एल्कलाइन बोला है। चलो डी क्यों लिखा फिफ्थ में? फिफ्थ में क्या था? वीक एल्कलाइन। तो वीक एल्कलाइन कौन है? वीक एल्कलाइन, अच्छा मैंने क्या देख लिया, 7 तो न्यूट्रल है, सॉरी ई होगा, क्या होगा? एक अच्छा एक। और वीक एल्कलाइन छोड़ दिया क्या मैंने? अच्छा ये मैंने छोड़ ही दिया। वीक एल्कलाइन कौन होगा? ये कह रहे ना 5वां। अच्छा 5 लिख दिया, फिर ये क्या है? अच्छा ये तो वीक एल्कलाइन, वीक एसिड। अच्छा 4 छोड़ दिया मैंने यहाँ पर। चौथा कहाँ गया बे? वीक एसिड। वीक एसिड होगा ए, नहीं अरे दोबारा करते हैं क्या? क्या कर दिया? लो सारे सही थे, फिर कहाँ कंफ्यूजन है? अरे मुझे सिर्फ फोर्थ करना है। तो फोर्थ कर तो रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा लिख 6 दिया मैंने। हाँ यार तुमने मैंने ही गड़बड़ किया, तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। दैट इज फोर्थ आप कह रहे हैं करना है, फोर्थ मिस हो गया। फोर्थ कहाँ था? फोर्थ ये रहा। कितना फोर्थ? वीकली एसिड। क्या होता है यहाँ वीकली एसिड? ए हो गया ना। पहला दूसरा तीसरा, अरे इसको मैं छोड़ना, उसको भी ठीक कर देंगे। ए आएगा ना इसका, तो मैं क्या बोल रहा हूँ?
और पांचवा क्या था? पांचवा था वीकली एल्कलाइल, है ना? तो वीकली एल्कलाइल क्या है? ई है, बस। बी देखो कह रहा है कि अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जो नंबर है जिनके पीएच गिवन है, इनको अरेंज करना है क्या? हाइड्रोजन आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो तुम भी जान रहे हो कि यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? जिसका पीएच और जिसमें H प्लस कम है वो पहले आएगा, और H प्लस कम सबसे किसमें होगा? जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? बोलो, तो पहले कौन आएगा? सबसे आएगा सी वाला, फिर उससे फिर आएगा ई, ई से डी, डी के बाद ए के बाद बी, है ना? एक्चुअल में उसने मुझे कहा था क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस चाहिए ना, है ना? अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस क्या बनेगा? H प्लस तो इनवर्सली है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ पीएच तो इनवर्सली है H प्लस की कंसंट्रेशन के। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस का मतलब क्या है? मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच रखना था, है कि नहीं? तो जिसका पीएच सबसे ज्यादा था उसको पहले रखा, उससे कम पीएच वाला, उससे कम पीएच वाला, उससे कम पीएच वाला, है कि नहीं? नहीं समझा? क्योंकि पीएच डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H माइनस अपने आप ही इंक्रीजिंग में हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स, है ना? ऐसे सोचो। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये सब समझा रहे हैं क्या? पहले तो कवर इसी में कर लेना चाहिए था, मुझे लगता है, बट लंबा टाइम हो जाएगा क्या? हमने आज टाइम क्यों लगाया? चलो रुको, हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच बहुत थ्योरेटिकल है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। पीएच ऑफ, लग रहे हैं स्लाइड आपको ज्यादा, बट मैंने कहा बिल्कुल थ्योरेटिकल। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे डेली दिनचर्या में पीएच का क्या महत्व है ना? तो यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं इनको अलग नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये सब आगे हैं, मैं इनको पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये जरूर बोलूंगा कि हमें ये सारे पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि पीएच का इस्तेमाल डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है, पीएच की इंपॉर्टेंस दांत के तुम्हारे खराब होने में भी है, पीएच की इंपॉर्टेंस प्लांट के ग्रोथ में भी है, पीएच की इंपॉर्टेंस एनिमल के सर्वाइव करने में भी है, और पीएच की इंपॉर्टेंस कई प्लांट और एनिमल के लिए सेल्फ डिफेंस में भी है ना? तो ये हमें पढ़ना है कि पीएच की डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो बात करते हैं पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस। सीधी सी बात है, आपने बायोलॉजी में डाइजेशन पढ़ा है, और उसमें जब स्टमक में खाना पहुंचता था तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड स्टमक में है वहां से गैस्ट्रिक जूस निकलते थे, उसमें होता था एक एसिड HCl, और उसका पीएच क्या लिखा था पीछे? 1.4। और आइडियली जो आपके गैस्ट्रिक जूस में HCl निकल रहा है उसका पीएच 1.4 के आसपास ही होना चाहिए, है कि नहीं? अब तुमने देखा होगा, तुम अगर ओवर ईटिंग करेगा तो ज्यादा खाएगा तो ज्यादा HCl निकलेगा, ज्यादा HCl निकलेगा तो स्टमक ज्यादा एसिडिक होगा, और फिर तुम कहते हो क्या होगी? एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी होगी भाई, खाना कम खाता, कि नहीं? अब जब एसिडिटी होगी तो क्या हो गया? स्टमक का पीएच घट गया, स्टमक का पीएच घट गया, स्टमक बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। तो तुमको क्या पीएच से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है डाइजेशन में। तो क्या करते हैं? इसका क्योर करते हैं। कैसे? एक एंटा एसिड का क्या इस्तेमाल करेंगे? एंटा एसिड। एंटा एसिड इज नथिंग, दे आर नेगेटिव, दे आर अपोजिट ऑफ एसिड, दैट इज बेस है। वो क्या है? बेस है। पीछे बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका सेवन कर ले मेरे भाई, क्या होगा? पेट में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जाएगा तो क्या होगा? बातें नहीं, क्या होगा? वो स्टमक में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। तो आपको समझ आया पहला पॉइंट कि पीएच का हमारे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं, कि नहीं? और सपोज करो आपको गैस्ट्रिक जूस में इससे निकल रहा है, उसका पीएच ज्यादा है, 3.5 4, तो कम एसिडिक, पाचन नहीं होगा, क्या होगा? तो डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो देखो पीएच का डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है कि नहीं? और पहला इंपॉर्टेंस आपके डाइजेशन में है। फटाफट बताएंगे,
पीएच एंड टूथ देखिए, ऑब्वियस सी बात है, देखो आप खाना खाते हैं दिन भर, मुंह एसिडिक नहीं होता है, क्यों? सलिवरी ग्लैंड होता है पीछे, मुंह में थूक चलता रहता है और वो आपके मुंह के पीएच को घटने नहीं देता है, क्योंकि आप खाना खाते हैं, भाई आप कितना भी खा लीजिए, कूला करेंगे, कुछ तो फूड के पार्टिकल दांतों के गैप्स में उधर रहेगा और उस पे कई तरह के बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म पनपेंगे, वो जब उस खाने को खाएंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो आप जानते हैं वो एसिड बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। और एसिड बनाएंगे तो मुंह में एसिड जब बढ़ेगा तो क्या होगा? पीएच घटेगा, माउथ एसिडिक हो जाएगा। और पता तुमने पढ़ा कि एसिड कोरोसिव होता है, वो लोहा वोहा गला देता है। तुम्हारा दांत का एनिमल क्या है? और एक बार दांत का एनिमल गिर गया तो दांत, फिर तुम बोलते कीड़ा लग गया, कीड़ा नहीं लग गया है ना, कीड़ा थोड़ा लगा, वहां कीड़ा बैठ गया क्या? वो जो माउथ में एसिड इतना बन रहा है वो आपके एनिमल को गला रहा है, उससे कैविटी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? कैविटी। कैविटी बढ़ेगी, नसों तक पहुंचेगी, फिर और तरह की और भयंकर दांत में दर्द हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, रात को सोते तो मुंह सच में बड़ा अजीब सा होता है, दैट इज एसिडिक होता है। क्यों? आप सोए हुए, सलाइवा चलता नहीं, बैक्टीरिया बैठा हुआ मस्त अपना काम कर रहा है। तो रात को खाना खाते क्यों कहते हैं ब्रश कर लिया करो रात को? रात को ब्रश करने से क्या होगा, बात करेंगे, बट जो नहीं कर रहा उसके केस में क्या हो रहा है वो बात कर लेते हैं। अब माउथ में जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल है उस पर माइक्रोऑर्गेनिज्म पनपेंगे, वो खाने को डिकम्पोज करेंगे, एसिड बनाएंगे और माउथ एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक होने से क्या होगा? माउथ का पीएच गिरेगा और जहां पीएच 7 से नीचे, बोले तो 6.5 से नीचे चला जाएगा, माउथ बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। इतना एसिडिक एनिमल के लिए बहुत है, वो उसको धीरे धीरे करोड़ करे, एकदम तो नहीं जाता, है ना। तुम्हारी साल भर की मेहनत होती है लापरवाही की, है कि नहीं? और फिर वो करोड़ करेगा और फिर टूथ में कैविटी पैदा हो। फिर इसमें क्या क्योर है? इसका नुकसान तो हो रहा है पीएच गिरने से। टूथपेस्ट करो, बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। जब ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो वो बेसिक होने से आपके माउथ का पीएच बढ़ा देते हैं। सपोज उसने माउथ का पीएच कर दिया कितना? 7.5 8, इससे माउथ क्या हो गया? स्लाइटली बेसिक हो गया। अब आप रात को ब्रश करके सो गए तो आपका माउथ का पीएच पहले से बढ़ा हुआ है, बैक्टीरिया अपने काम पे लग जाएगा। बट बेटा वो एसिड जब बनाएगा तो माउथ का पीएच पहले ऑलरेडी 8 के आसपास है, तो क्या होगा? तुरंत एसिड हो जाएगा? नहीं, उसको पहले 8 से 7 होना पड़ेगा, उसको समय लगेगा क्या? माउथ को एसिडिक करने में। तब तक तो उठ ही जाएगा बेटा। कितने घंटे सोता है? 8 9 10 12 घंटे सोता है, कुंभकर्ण होगा तो, है कि नहीं? इतना वो असर करेगा, इतना असर करेगा और फिर सुबह उठ के फिर ब्रश कर लेगा, है कि नहीं? इससे दांत खराब नहीं होंगे। और तुमने देखा कि देखो दांत के खराब होने में भी पीएच का रोल है कि नहीं, कि माउथ का पीएच 6.5 से नीचे जाना नहीं चाहिए, उससे नीचे जाएगा तो क्या होगा? 5.5। मैंने 6.5 बोल दिया, करेक्शन कर लीजिए, लिखा है 5.5, ठीक है। तो समझा इसमें क्या टूथपेस्ट का क्या रोल है? पहले लोग नीम से नहीं करते थे, नीम क्या है? कड़वा, दैट इज बेस। माउथ का पीएच ही तो बढ़ाना है कि नहीं? पीएच इन द प्लांट ग्रोथ, पीएच इन द प्लांट ग्रोथ। देखो सामान्य तौर पे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल बेसिक चाहिए, ओ सॉइल न्यूट्रल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? न्यूट्रल। बट तुम्हें न्यूट्रल तो कुछ होता नहीं, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक सॉइल होगा। बट प्लांट सही से होगे उसके लिए सॉइल का पीएच 7 के करीब होना चाहिए। अब होता क्या है कि सपोज करो वैष्णवी एक किसान है, इसने अपनी सॉइल का टेस्ट कराया और पीएच आ गया 8 8.5, तो वैष्णवी ने क्या जाना कि सॉइल का पीएच 7 से ज्यादा है, बोले तो जमीन क्या हो चुकी है? बेसिक हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बेसिक। अब इसमें साधारण तौर पे फसल उगाना मुश्किल होगा क्योंकि पीएच 7 के करीब होना चाहिए। तो तुम देख रहे हो कि पीएच से फर्क पड़ता है प्लांट की ग्रोथ पे। अब बताओ वैष्णवी तुम क्या कर सकती हो? क्या डालोगी खेत में इसको न्यूट्रलाइज करने के? 7 पीएच बढ़ गया है, 7 से घटाना पड़ेगा। मैन्यूर, गोबर, खाद डाल सकती है, क्योंकि वो नेचर में क्या होता है? एसिडिक होता है। मेरे सवालों को ना पूछता है पेपर में कि किसान रामू है, सामू कहानी सुनाएगा एसर्शन में, क्या पीएच टेस्ट कराया, पीएच 7 से ज्यादा आ गया, बताओ रामू भैया क्या करेंगे? तो रामू भैया तो खाद खेत में मैन्यूर डालना चाहिए, क्योंकि मैन्यूर इज नेचर में एसिडिक। वो क्या करेगा? जो पीएच बड़ा है उसको न्यूट्रलाइज करके 7 के करीब लाएगा। और इसी प्रकार से भव्या रानी भी किसान है, इसने भी टेस्ट कराया और पाया कि पीएच 5.5 आ गया। तो सॉइल कैसा भाई का? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक। अब उस एसिडिक को क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। तो क्या डालेगी? कोई ना कोई बेसिक
सब्सटेंस डालेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को। अब वो क्या हो सकता है, चूना डाल सकती है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है ना। लोग देते हैं पुराने जमाने घर में जो कोयला जला के राख बनती थी, राख डाल देते थे खेतों में, क्यों, क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेस। याद रहेगा, बोलो बच्चा, आगे लगेगा। बस लास्ट, पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। देखो सेल्फ डिफेंस भी तो होगा, और इसी प्रकार से मैं यहां बोलता हूं जो पानी है उसका पीएच 7 के नजदीक होना चाहिए। अगर वाटर बॉडीज का पीएच 7 से नीचे चला जाएगा, वाटर बॉडी अगर एसिडिक होगी, तो उसमें पाया जाने वाला एक्वेटिक लाइफ, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं एसिड रेन खराब होती है ना। आप तो घर में तो बुक जाएंगे, बट जब एसिड रेन होती है वो पानी जो एसिडिक वाला है सब कहाँ जाए, किसी न किसी लेक में जाएगा, किसी न किसी नदी को एसिडिक करेगा। अब इससे होता क्या है, जब वाटर का पीएच एसिडिक होने से गिरेगा तो सच में जो उसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। एनिमल को सर्वाइव करने के लिए वाटर न्यूट्रल चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक चल जाए, समझ लो। तो तुम समझ लो कि सर्वाइवल ऑफ एनिमल भी डिपेंड या अफेक्टेड होता है पीएच से। एंड द लास्ट इज, कुछ जानवर सेल्फ डिफेंस में भी पीएच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बीज क्या करती हैं, वो आपके बॉडी में क्या रिलीज करती है, एसिड, दैट इज मिथेनोइक एसिड। तो कभी मधुमक्खी काट ले, मधुमक्खी जो मधु बनाती है, मधु मतलब हनी बनाती है, तो क्या लगाएगा, एक बेस लगाएगा, दैट इज बेकिंग सोडा। अब तुम्हें कोई चींटी काट ले, तो यार को चींटी ने जो काटा तुम्हारे बॉडी में क्या डाला, एक एसिड डाला, तो कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, नींबू लगा के और जलन मचा देगा। तो क्या लगाएगा, एसिड न्यूट्रलाइज करेगा बेस से। क्या डालेगा, बेकिंग सोडा लगा सकता है। वैस दर्जी ततैया पीले वाला, ये सबसे ज्यादा काटता है, इसके केस कटने के सबसे ज्यादा होते हैं। मधुमक्खी के केस बहुत रेयर होते हैं बट खतरनाक होते हैं फिर, है ना। ततैया का काटने का केस बहुत ज्यादा होगा। कितने लोग यहाँ ततैया कटे में, मोस्टली देखो केस ज्यादा होते हैं, है ना। ततैया ज्यादा शिकार बनाता है इंसान को, कॉमन होता है ना। मधुमक्खी वाले आसपास कहाँ इतने ज्यादा। वैस ततैया जो होता है वो आपकी बॉडी में एक बेस इंजेक्ट करता है, और बेस भी कोरोसिव होता है। अब कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, नींबू लगा लो, क्योंकि बेस डाला तो न्यूट्रलाइज किससे करूंगा, एक एसिड से करूँ। किससे करूंगा, एसिड से, ठीक है। न्यूट्रल प्लांट आई थी, मैंने बताया था क्या बीच में कहीं पे, मैंने समझा था। न्यूट्रल प्लांट होता है एक पेड़ जिसके कांटे होते हैं छोटे छोटे, और वो उस पर अगर आप छू गए तो वो एक्चुअल में बॉडी में एक एसिड रिलीज करता है, और दैट एसिड इज मिथेनोइक एसिड। ऑब्वियस सी बात है, कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, कोई हल्का फुल्का माइल्ड बेस लगा। हमारे वहां उसको कंडाली आई थिंक बोलते हैं, है ना। हाँ, तुम्हारे वहां सिशोंड बोलते होंगे, है ना। अब मुझे अपने वहां का पता है कंडाली। अब ये अंग्रेज लोग उसको न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, और बाकी बच्चे लोग बता सकते हैं। अगर तुम्हारे वहां ऐसा तुमने कोई पेड़ देखा या सुना पेरेंट्स से, है ना, बहुत खतरनाक होता है, गलती से छू गया, है ना। ये तो गांव में नहीं पड़ा था। अगर थोड़ा वेट कर, हाँ होगी, थोड़ा टाइम हो गया, 7:30 हो गए, थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट, है ना। टैब भी लाना है यार। अगर गांव में पड़ा रहा होता तो डंडा नहीं लेके बैठा होता, वो कंडाली का झाड़ ही लेके बैठा होता, और एक आधे के शरीर पे छुआ देता, तो तुमको पता लगता कि डंडे से ज्यादा खतरनाक है। कई घंटों तक तुम उसकी खुजली मिटाने का जुगाड़ी खोजते, जाती नहीं, कितने भी वैज्ञानिक बन जाओ। गांव वालों को पता है क्या लगाना है, मैंने देखा, मेरे भी लगा है। कुछ लगाने से कुछ होता नहीं है, वो अपना पूरा असर जब तक घवाता नहीं है कुछ जाता नहीं, ठीक है। चल, थक गया मेरा भाई। अरे ऐसे तो होता है, हमारे गांव में छोटे छोटे रोड होते हैं, और छोटे छोटे रोड के अगल बगल दोनों तरफ उगा होता है। कौन है, कोई आ जाओ बच्चा, बस छोड़ रहे, अगल उगा होता है। अब चलते चलते रोड गलती से पैर गया तो तुम कंडाली के झाड़ में ही जाएगा, और फिर तो कहाँ कहाँ लगेगा, वो तो हर जगह लग जाएगा, सीधी सी बात। चलो इतना ही करा रहे, कल मिलेंगे, है ना। तुमको